Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. जी dear students, आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे नॉलेज 2.2 को ही आज हम वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। दो एसएलओज रह गए थे उसमें। एक, हमने एटॉमिक स्पेक्ट्रम की मदद से, जिसे हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिड्यूस करना। इसका क्या मतलब होता है, आज पहले हम इसका बेसिक नॉलेज लेंगे, फिर हम देखेंगे कि किस तरह से किताब के अंदर इसके मटेरियल को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन की तरफ आ जाएं। इस स्क्रीन के अंदर आप ये देख सकते हैं कि मैंने एक रॉड लिया, उस रॉड को मैंने यू शेप टर्न किया और मैंने इस पे NaCl यानी आम जो घर में नमक होता है उसको मैंने स्प्रिंकल किया। मेरे लिए इंपॉर्टेंट NaCl में से Na है, क्योंकि Cl की वजह से मुझे यहां पर कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक्चुअली मुझे यहां पर सोडियम। अब जैसे मैं इसको फ्लेम के नीचे रखूंगा तो देखें फ्लेम का कलर चेंज हो गया। अब फ्लेम का कलर क्यों चेंज हुआ उसकी वजह समझते हैं। तो बेसिकली ये जो कैंडल है जिस पे फ्लेम आ रहा है, इट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो फ्लेम में एनर्जी है ये इस मेटल पे लगे हुए सोडियम क्लोराइड में आएगी, जिसमें से सोडियम पर्टिकुलरली उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद आप ये देख रहे हैं सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो 3s के अंदर है। अब ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन इस फ्लेम में से जब एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये लो एनर्जी से हाई एनर्जी में प्रमोट होगा। अब 3s के बाद जो एनर्जी लेवल है वो कौन सा है, ये चीज वैसे आपको मैं अभी दिखा देता हूं दोबारा। जी, अब आप लोग ये चीज अच्छे तरीके से पढ़ आए हैं, समझ चुके हैं। ये देखिए इस स्लाइड में आप देखें कि 3s के बाद नेक्स्ट एनर्जी लेवल है 3p। इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन 3s में है और अगर मैं उसको फ्लेम पे रखूंगा उस एटम को, तो 3s में से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 3p। जब वो 3p में जंप करेगा तो उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए थी जो कि फ्लेम से उसको मिल रही है। अब वही इलेक्ट्रॉन जब 3p से वापस 3s में आएगा, यानी हाई से वापस लो पे आएगा, तो एनर्जी को रिलीज करेगा जो उसने जाते वक्त एब्जॉर्ब की थी, वापस गिरते वक्त रिलीज करेगा। अब देखें वो एनर्जी किसकी शक्ल में रिलीज होती है। देखिए ये देखें एनर्जी रिलीज कर रहा है। अब ये रिलीज होने वाली एनर्जी एक स्पेसिफिक वेवलेंथ में रिलीज हो रही है। देखिए उसने यहां पे इशारा भी दिया था 3p to 3s। ये देखें 3p to 3s। अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये एक स्पेसिफिक वेवलेंथ में रिलीज हो रही है। अब ये जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है इट इज ऑलमोस्ट 590 589 इसके करीब होती है वैल्यू। और ये वेवलेंथ येलो कलर की लाइट की फॉर्म में, यानी कि ये जो एनर्जी रिलीज हुई है ना, ये येलो कलर की लाइट की शक्ल में रिलीज होती है। इसलिए फ्लेम आपको यहां पर किस कलर का नजर आ रहा है, येलो कलर का नजर आ रहा है। और ऊपर आप पूरी जो स्पेक्ट्रम देख रहे हैं उस स्पेक्ट्रम में आपको एक छोटा सा एरिया हाईलाइटेड नजर आ रहा है और वो क्या है, येलो। अब ये बड़ा फेमस प्रैक्टिकल इसको आप समझ सकते हैं कि जब भी आपको ऐसा कुछ देखने को मिले, मतलब ये तो आपके सामने स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, अगर ना भी बना हो स्ट्रक्चर, आप सिंपल आपके पास एक अननोन केमिकल आ गया, आपने उस अननोन केमिकल को आपने इस लूप पे लगाया और इसको आपने फ्लेम के जरिए हीट किया, आपने इससे निकलने वाले फ्लेम का कलर ऑब्जर्व करना है या इससे बनने वाले स्पेक्ट्रम को देखना है। अगर तो स्पेक्ट्रम इस तरह का होगा येलो लाइन वाला, तो आप फौरन कह देंगे कि ये सोडियम। दिस इज कॉल्ड एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड हाउ इट कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जाहिर सी बात है जब वो मुझे सोडियम बोलेगा तो इससे मुझे समझ आ गया है कि ये ट्रांजिशंस हो रही हैं बिटवीन द 3s
टू 3p, ठीक है। और मुझे समझ ये भी आ जाएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 3s में था। इस तरह से मैं फिर कॉन्फ़िगरेशन शुरू करूंगा 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। इस तरह से सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी, जब पता चल गया सोडियम है तो फिर कॉन्फ़िगरेशन करना तो मसला ही नहीं रहा ना। जब पता चल गया एलिमेंट का नाम तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाती। इस तरह मैं अब एक डिफरेंट एलिमेंट का इस्तेमाल करता हूं, लाइक लिथियम का। ये देखिए, ठीक है, लिथियम। जरा गौर से देखें पहले इस प्रोसेस को हो क्या रहा है। फ्लेम का कलर जो है वो रेडिश है, और ऊपर जो पट्टी नजर आ रही है आपको, उस पर कोई खास कलर, कोई खास एक कलर, मतलब उसमें एक तो रेड कलर भी हाईलाइटेड है, येलो भी हाईलाइटेड है, ब्लू भी हाईलाइटेड है। इसका मतलब है कि लिथियम का जो स्पेक्ट्रम है ना, उसमें कोई एक कलर नहीं पट्टी पे, यानी कि जो ये जो स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है जो स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से मिलता है, ये लिथियम के केस में कुछ ऐसा मिलेगा। दिस इज लाइक अ फिंगरप्रिंट। जिस तरह हर इंसान का फिंगरप्रिंट होता है जो किसी दूसरे से मैच नहीं करता, इसी तरह हर एलिमेंट का भी फिंगरप्रिंट है। और ये समझे मैं आपको एलिमेंट का फिंगरप्रिंट ही दिखा रहा हूं। इसमें याद रखने वाली क्या बात है कि रेड कलर हाईलाइट हो रहा है, देखें ना, निकल भी तो अब इसमें देखें, इसमें एक से ज्यादा तरह की ट्रांजिशन हो रही हैं। जाहिर सी बात है कि इस मेटल के ऊपर जब आप लिथियम का कोई साल्ट लगाएंगे तो फ्लेम जो कि सोर्स ऑफ एनर्जी है, अब इस पे लगा हुआ लिथियम उसके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और एक शेल से दूसरे शेल, दूसरे शेल से पहले शेल, इस तरह उनमें ट्रांजिशन होंगे। अब हर तरह की ट्रांजिशन नीचे आ रही है, जरा गौर करें, साथ साथ पढ़ें। 3d टू 2p, इसी तरह से 2p टू 2s, 3d टू 2p, डिफरेंट तरह की ट्रांजिशंस हो रही हैं। और उन डिफरेंट तरह की ट्रांजिशंस के नतीजे में डिफरेंट तरह की वेवलेंथ रिलीज हो रही हैं, क्योंकि हर सब शेल का, हर शेल का आपको पता है एनर्जी लेवल का फर्क है, जिसकी वजह से डिफरेंट एनर्जीज एब्जॉर्ब होंगी और डिफरेंट एनर्जीज ही रिलीज होंगी, और वो सारी फिर आगे रिकॉर्ड होंगी। अब जब कभी मेरे सामने कोई एक अननोन केमिकल आए और मैं उसका फ्लेम टेस्ट करूं, और फ्लेम टेस्ट के बाद उसका ये जो मैं स्पेक्ट्रम देखूं, जिसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहते हैं, और वो जब जब ऐसा स्पेक्ट्रा होगा तो मैं समझ जाऊंगा ये मेरे पास जो सैंपल आया इसमें क्या मौजूद है, लिथियम मौजूद है। एंड दिस इज हाउ एटॉमिक स्पेक्ट्रा हेल्प अस टू आइडेंटिफाई टू एन एलिमेंट, एन अननोन एलिमेंट। और उस अननोन एलिमेंट का जब नाम पता चल गया तो सीधी बात है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी पता चल गई। चले एक केस स्टडी और देखते हैं। लेट्स से कैल्शियम, ये देखिए, वैसे रिकॉर्ड में आपके पास ये सब कुछ होगा, आपने जस्ट मैच करना होता है। उसने ये रिकॉर्ड में पढ़ा होगा आपके पास इस तरह का स्पेक्ट्रा। आप जब लेबोरेटरी में काम करेंगे, आपके पास जो स्पेक्ट्रा आएगा आपने अपने रिकॉर्ड में उसको मैच करना है, और मैच करके आपने जज करना है। अब ये देखिए ना, जितना बड़ा एटम होगा उतनी उसमें ट्रांजिशंस की पॉसिबिलिटीज ज्यादा है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, और साथ में कब कौन सा कलर रिलीज होता है नीचे लिखा हुआ है, मसलन 5s से। अब देखिए ना, ये सारे आप पढ़ सकते हैं। ये घर पे आप सिमुलेशन खुद भी प्ले करें, फ्लेम टेस्ट लिखें, जावा लैब लिखें, और ये अब सिमुलेशन आ जाएगी, इसको प्ले करें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये डिफरेंट कलर्स क्यों रिलीज हो रहे हैं, ड्यू टू डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। अब ये जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स की वजह से कलर रिलीज हो रहे हैं, आगे डेफिनेटली रिकॉर्ड भी हो रहे होंगे। उसी रिकॉर्डिंग पैटर्न को तो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा का नाम देते हैं ना। अब ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैल्शियम का आपके पास सेव है, ये काफी कॉम्प्लेक्स है, इसमें काफी डिफरेंट तरह की वेवलेंथ रिकॉर्ड हो रही हैं। अब आपके पास कोई भी कैल्शियम का साल्ट आएगा, जब भी आप उसको हीट करेंगे, उसका जो भी स्पेक्ट्रा मिलेगा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, वो ऐसा ही होगा, और इससे आप मैच करके पता करा लेंगे ये फिंगरप्रिंट, ये स्पेसिफिक पैटर्न ऑफ वेवलेंथ, ये कैल्शियम का है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया है कि किस तरह से एटॉमिक स्पेक्ट्रा से हम किसी एलिमेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, और किस तरह से फिर हम उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर उस एलिमेंट की आगे से फर्दर क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। कोई भी क्वेश्चन है, जो जूम पे बच्चे बैठे हैं, जो लाइव मुझे सुन रहे हैं, पहले तो मुझसे वो क्वेश्चन कर लें, फिर मैं आगे मूव करूंगा। जी,
अभी उस पे नहीं, वीडियो पे नहीं। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया है। अब स्लाइड पे आ जाए जरा। अब मैं मूव कर रहा हूं जी नेक्स्ट आखिरी पॉइंट की तरफ। फिर हम क्वेश्चन बैंक की प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि मैं एक दफा पहले सारा नॉलेज रिवाइज करूंगा, सारी पीपीटी को रिवाइज कर दूंगा ताकि आपके लिए समझने में मसला ना हो। अच्छा जी, अब ये लास्ट पॉइंट है। कल मैंने आपको वैसे ये बता दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह सबकी बता दी थी, करके दिखा दी थी, एक्सेप्शंस भी बता दी थी, एक्सेप्शंस की वजह भी बता दी थी। क्रोमियम में आती है और उसके अलावा कॉपर में एक्सेप्शन आती है, हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड की। फिर फर्दर अगली बात, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। मसलन मुझे तो चूंकि आता है सारा ये, आप लोग क्या कर सकते हैं, अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख चुके हैं, सीखने के बाद आप उसकी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मसलन मैं एक करके दिखाता हूं। आई नो दिस इज फर्स्ट ग्रुप, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, ठीक है। इसी तरह ये 8, 9, 10, 11, सॉरी एक छोटी सी यहां पे मिस्टेक हो गई, 7, 8, 9, 10, 11, 13, सॉरी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 ग्रुप मैंने तरतीब से बना दी। मैं ये रिकॉल कर रहा हूं, वैसे आपको पता है ये दोनों जो हमारे पास फर्स्ट 2 ग्रुप्स हैं, इनमें देखा जाता है कि ns इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। ये ns इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या, अभी आपको समझ आ जाता है। यहां से लेकर यहां तक ये देखा जाता है n-1 d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये देखा जाता है। ये क्या है अभी आपको समझाता हूं। फर्दर लास्ट में देखा जाता है ns इलेक्ट्रॉन्स प्लस np इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10। क्या मतलब है इसका? हम एफ ब्लॉक की बात नहीं कर रहे, वो हमारे सिलेबस में हम उसमें बड़ी क्लासों में जाकर उसको खुद ही समझ लेंगे। अभी सिर्फ हम फोकस करते हैं 3 ब्लॉक्स के ऊपर। अब ये ns इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या है, आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कल आपने पढ़ी। ये देखिए, ये हमारे पास लिथियम, ये जरा देखिएगा, ठीक है। अब जरा ये देखें, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का ताल्लुक फर्स्ट ग्रुप से है। इसकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s1। आपने देखना है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 1। मैं वापस चलता हूं, ये देखिए यहां पर हाइड्रोजन होता है, अगर आप हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 1s1। s में एक इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर 1। इसी तरह से अगर आप यहां पर साथ सेकंड एलिमेंट देखें, जैसे यहां लिथियम होता है और लिथियम के साथ ब्रिलियम होता है, यहां पर ब्रिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप ब्रिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें, एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कीजिएगा। अगर आप ब्रिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें जिसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बनेगा 1s2 2s2। काइंडली जरा बात, 1s2 एंड 2s2। अब 1s2 एंड 2s2 को जरा अगर देखें तो इसके आखिर में आ रहा है 2s2, यानी एंड पे आ रहा है s और s में आ रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन। हमने तो यही देखना ना इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो 2 आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका ग्रुप नंबर 2 है। तो ये होता है ns इलेक्ट्रॉन्स। जो भी s में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहां पर ग्रुप नंबर के तौर पे प्रेजेंट होंगे, जैसे 1 एंड 2।
एस में इलेक्ट्रॉन्स आने का मतलब है सीधा सीधा पता चल गया ब्लॉक कौन सा है, एस ब्लॉक है, दिस इज एस ब्लॉक। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें हेल्प आउट करती है एलिमेंट को आइडेंटिफाई करने में कि वो पीरियोडिक टेबल में किस जगह पे होगा। ब्लॉक से पता चल जाएगा, उस ब्लॉक के अंदर डेफिनेटली जो लास्ट पे मसलन एस आ रहा है तो वही उसका ब्लॉक है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसका ग्रुप पता चल जाएगा। इधर आ जाओ, मसलन एक एलिमेंट है, अगर आप अपने सामने पीरियोडिक टेबल खोलें तो मसलन हम बात कर लेते हैं यहां पर पूरे पीरियोडिक टेबल के एंड पर यहां पर जिंक आता है। अब जिंक के 30 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कल देखी है जिंक की, ये देखिए ये लिखी है जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा मैं बड़ा करता हूं। ये देखिए 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। अब आपने फार्मूला क्या लगाना है, n-1d प्लस ns इलेक्ट्रॉन। n रिप्रेजेंट करता है लार्जेस्ट शेल नंबर को, जो भी लार्जेस्ट शेल नंबर है। अब इसमें लार्जेस्ट यानी लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 2 2 3 3 4 3, डेफिनेटली फोर्थ इज द लार्जेस्ट। अब यहां लिखना है आपने 4 - 1 ऑटोमेटिकली 3 आएगा, यानी कि आपने 3d के इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। 3d के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 10 काउंट हो गए, प्लस करना है आपने फिर ns इलेक्ट्रॉन्स को। ns इलेक्ट्रॉन्स, n वही लार्जेस्ट नंबर यानी जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 4 है। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब 10 और 2 कितने हो गए, 12। अब 12 पता चल गया, 12 नंबर आ गया ये, तो इसका मतलब क्या है, अगर आप गौर करो देखो तो मैंने यहां 12 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की मदद से मुझे पता चला कि जिंक जो है, अच्छा अब ये भी इंपॉर्टेंट बात है, जिंक के जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है जी, जिंक का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी में आए हैं, आखिरी 10 इलेक्ट्रॉन डी में आए हैं, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आए हैं, तो ब्लॉक कौन सा होगा, डी ब्लॉक। इस तरह से ब्लॉक का पता चल गया। एक और प्रैक्टिस कर ले, चले कॉपर की करते हैं, कॉपर का कर लें। कॉपर में भी क्या होगा, यही फार्मूला लगेगा, n-1। n क्या है कॉपर के केस में, ये कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन है, 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं कॉपर में। क्या है जी कॉपर में, ये सारी कॉन्फ़िगरेशन कल समझाई। यहां से इलेक्ट्रॉन डी में क्यों गया, क्योंकि वो फुलफिल्ड होना चाहता है होम्स रूल के मुताबिक, वो भी बता दिया। अब कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन में यही रूल इस्तेमाल होगा कि n देखो क्या है, देख लिया वो 4 है सबसे बड़ा नंबर, -1 कर दो 3 हो गया। अब वो जो नंबर आया वो डी के साथ लगेगा और उसके इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने, कितने इलेक्ट्रॉन है डी में, 10, जमा करने आपने ns के इलेक्ट्रॉन्स, ns क्या यानी 4s के इलेक्ट्रॉन, 4s1, तो 10 जमा 1 11। आप देखें, ये देखें, ये कॉन्फ़िगरेशन में 11 लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यहां पे आप देखें यहां कॉपर मौजूद होगा, ये भी हो गया। अब एक एग्जांपल मैं यहां से ले लेता हूं, कोई भी आप एग्जांपल ले लें, लाइक आप यहां से कार्बन की एग्जांपल ले लें, चले हम यहां पे क्लोरीन की एग्जांपल ले लेते हैं। क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन करें तो ये बनती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अब जरा गौर करें आपने करना क्या है, n जो कि मैंने बोला सबसे लार्जेस्ट क्वांटम नंबर होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो क्या है 3, और इधर भी 3 है, यानी ns और np लार्जेस्ट नंबर आपने s के साथ भी देखना और p के साथ भी, वो दोनों के केस में 3 है। अब 3s में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, 3p में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 और यानी कि इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को प्लस करो 7 आता है, 7 में आप 10 प्लस कर दें तो कितना आता है, 17। आप देखें जहां पर क्लोरीन लिखा होगा उसका ग्रुप नंबर क्या होगा, 17 होगा, ठीक है। इस तरह से पता चलता है कि किस तरह से, अच्छा यानी कि अब मेरे सामने अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है रैंडम, मसलन मैं भी आपको x कोई एलिमेंट है, नाम नहीं पता उसका, मुझे कोई कह दे जी इसके अंदर 21 इलेक्ट्रॉन है,
तो बताएं ये क्या होगा। तो मैं लिख लूंगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1 सॉरी 3s2, ठीक है ना। तो 1s2 2s2 2p6 3s2। एक जरा ये जगह कम है, मैं दोबारा यहां पे जरा ये जरा पेज एंटर कीजिएगा, बल्कि पीछे है पेज, एक रफ पेज एंटर कीजिएगा जरा, बस ठीक है। मसलन मुझे कोई कहता है कि x एक एलिमेंट है, उसकी 21 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 कितने हो गए जी? ये टोटल हमारे पास हो गए 20। 4s2 के बाद आता है 3d1, ठीक है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। अब इसका मतलब इसका आखिरी इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है, तो ये ब्लॉक कौन सा होगा? डी ब्लॉक। इसका मतलब मुझे पोजीशन पता चल गई डी ब्लॉक में इसकी जगह। अब डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर पहचानने का तरीका मैंने बोला था n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं प्लस ns इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं, बस इतनी सी बात है। अब n देखो लार्जेस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4 1 डी इलेक्ट्रॉन्स प्लस ns इलेक्ट्रॉन, यानी कि 3d के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं जो कि 1 है, और 4s के इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं जो कि 2 है, 2 + 1 3। अब ये पीरियोडिक टेबल है, इस जगह पे ये मौजूद होगा, इस ग्रुप में मौजूद होगा ऑब्वियसली। अब ये भी मुझे पता है कि इसके 4 शेल हैं, टोटल 4 शेल हैं। 4 शेल का मतलब इसका पीरियड फोर्थ पीरियड होगा। ये अब पहले आप जानते हैं सारी बातें, मसलन फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, यानी इट विल एग्जैक्टली ये इसकी पोजीशन है। फोर्थ पीरियड कैसे पता चलता है? शेल्स गिन लो ना कितने हैं, 4 शेल हैं, 5 शेल हैं, शेल से आपको पता चल जाएगा पीरियड कितने। जैसे मैंने भी देखा ना यहाँ पे, ये मैंने यहां से अंदाजा लगा लिया, इसके मैक्सिमम चौथे शेल तक गए हैं इलेक्ट्रॉन, तो 4 शेल हैं, इसके चौथा पीरियड होगा। चौथा पीरियड है, तीसरा ग्रुप है और डी ब्लॉक है, तो एग्जैक्टली पता चल गया ये इस जगह पे। अब क्या है? पीरियोडिक टेबल खोलो और खुद गेस कर लो यहां पर क्या है। दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हेल्प अस टू पोजीशन एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल, आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल। ये तरीका है, यही हमारी स्किल थी। ये हमें अगर आती है, हमें कोई भी एलिमेंट दे दो, हम पहचान लेंगे पीरियोडिक टेबल में कहां पे, इसका मतलब हमें सारा नॉलेज क्लियर है। तो कल इंशाल्लाह ताला इस नॉलेज का एक वर्बल टेस्ट होगा, डिस्कशन होगी क्वेश्चंस के ऊपर। मैं पूरी स्लाइड को दोबारा आपके साथ डिस्कस करूंगा और फिर मैं क्वेश्चन बैंक आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई रियली होप स्टूडेंट्स कि आपको ये सारा समझ आ गया। जितने बच्चे यहां बैठे हैं उनको भी क्लियर है, जो रिकॉर्डिंग में सुनेंगे वो मुझसे पर्सनल क्वेश्चन भी कर सकते हैं मैसेज करके। अभी कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं जी। 2 जो बच्चे जूम पे बैठे हैं स्पेशली मैं उनसे पूछ रहा हूं, कोई सवाल नहीं है, इसका मतलब समझ आ गया, ठीक है जी। नो सर नहीं समझ आया, ये नो सर का मतलब है समझ नहीं आया कि सब कुछ समझ आ गया। ये क्या क्वेश्चन नहीं है? अच्छा आ गया समझ, ओके जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।